हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी। इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपने अब तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से सभी वीडियोज़ 1 बाय 1 देखिए। ये सीरीज़ बहुत एडवांस लेवल तक जाने वाली है, तो प्लीज़ इसको एक्सेस कर लेना। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स इन सी। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जिनकी मदद से आप मैथमेटिकल फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शन और कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा जिसकी मदद से आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं a प्लस बी, तो यहाँ पर ये जो प्लस का सिंबल है वो है ऑपरेटर, और a और b ये है दोनों ऑपरेंड्स। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर ने दो ऑपरेंड्स के बीच में वर्क किया है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो। मैंने मेरा कोड ब्लॉक्स आईडी ओपन कर लिया है और इसमें एक फाइल सेव की है operators.c के नाम से। आप भी अपना आईडी ओपन कर लो। अब मैं इसमें इंट डेटा टाइप के दो वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल ए में मैं वैल्यू असाइन कराऊंगा 10 और वेरिएबल बी में मैं वैल्यू असाइन कराऊंगा 5। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैं printf फंक्शन का यूज करता हूँ और इसमें मैं राइट करता हूँ a प्लस बी इक्वल टू %d, और यहाँ पर मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ a प्लस बी, सेमीकोलन से मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है, जैसा कि आप इस नोट्स में देख सकते हो। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 15। मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, आउटपुट a प्लस बी इक्वल टू 15। अब मैं 1 बाय 1 इन सब का यूज करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अब मैं इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करूंगा, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहाँ पर भी माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो इसका आउटपुट जो हमें मिलेगा वो सिंगल लाइन में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर /n का यूज नहीं किया। पर भी /n। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर इस तरह से वर्क करता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर मॉड्यूल का क्या यूज है। मॉड्यूल ऑपरेटर को आप कुछ इस तरह से समझो। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 मॉड्यूल 2, और फिर मैं अगर 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 होगा। अब ये जो रिमाइंडर मुझे मिला है यही है हमारा मॉड्यूल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ /n a mod b इक्वल टू %d, a मॉड्यूल b। अब मैं देखता हूँ इसका आउटपुट देखने के लिए आप बिल्ड एंड रन भी कर सकते हो और शॉर्टकट की F9 भी प्रेस कर सकते हो। a mod b का रिमाइंडर आया 0, क्योंकि अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो तो 0 ही आएगा। अब हम देखते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस जैसा दिखने वाला ये सिंबल, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे प्रोग्राम में किस तरह से वर्क करता है इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल a, और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 5। अब मैं वेरिएबल a के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ a प्लस प्लस, और मैं a की वैल्यू भी आपको प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ। printf बिल्ड एंड रन। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने a की वैल्यू असाइन की है 5, लेकिन इसके बाद मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। इसकी वजह से हुआ ये कि a में एक वैल्यू ऐड हो गई और हमें रिजल्ट के रूप में मिला 6। इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने यहाँ पर किस तरह से अपना काम किया होगा इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ। इसमें ऐड हुआ होगा a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू 5 से बढ़ के 6 हो गई। अब अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करूं, प्लस प्लस a, और फिर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाऊं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने जिस तरह से यहाँ अपना काम किया उसी तरह से इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ भी अपना काम करेगा। यानी कि सबसे पहले a में असाइन होगा यहाँ पर 5, इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, हमें प्रिंट में देखने मिलेगा 6, फिर वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी और हमें आउटपुट में देखने मिलेगा 7। तो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 6 7। यस, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से लिखो या इस तरह से, ये दोनों ही इंक्रीमेंट है, लेकिन इसको हम बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको हम बोलेंगे
प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का काम सेम है, बस दोनों की प्रायोरिटी में अंतर है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब जब ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है और प्री इंक्रीमेंट मतलब जब ऑपरेटर पहले लगा हुआ है। तो ये था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी काम वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक को हम बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट और दूसरे को कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। इस प्रोग्राम को अभी अगर मैं रन करूं तो सबसे पहले ए में वैल्यू असाइन होगी 5, यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, प्रिंट होगा 4, वैल्यू फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी और प्रिंट होगा 3। मतलब अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा 43। यस, 43। तो इस तरह से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इस एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल x। इसके अंदर मैं अभी कुछ भी असाइन नहीं करवाऊंगा। यहाँ पर मैं x में असाइन करवाऊंगा a++, यानी कि a का इंक्रीमेंट, और फिर मैं x की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। स्क्रीन को जरा पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या वैल्यू प्रिंट होगी। सोच लिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। 5। कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि a की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 6 x में स्टोर हो जाएगा और हमें printf में देखने को मिलेगा 6। लेकिन यह गलत है। यहाँ पर हुआ क्या, मैंने x में असाइन करवाया a इंक्रीमेंट, तो यहाँ पर a इंक्रीमेंट हुआ लेकिन बाद में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। सबसे पहले a की वैल्यू 5 वो x में असाइन हो गई और फिर a में इंक्रीमेंट हुआ। वैल्यू असाइन होने के बाद a इंक्रीमेंट हुआ और हमने जब प्रिंट करवाया तो हमें x की वैल्यू 5 देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ ना करके प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करूँ, यानी कि ++a, अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको 6 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट वर्क करता है और डिक्रीमेंट का भी यही लॉजिक है। आई होप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं और सी प्रोग्रामिंग में ये किस तरह से वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिखा है x असाइन 10, y असाइन 5। ये रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यूज असाइन करवाई और फिर मैंने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया। मैंने ये चेक किया x इक्वल टू y, क्या x y के बराबर है। x में क्या है 10 और y में 5, तो क्या 10 5 के बराबर है? नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैंने x की वैल्यू भी 10 और y की वैल्यू भी 10 सेट की होती और फिर मैं ये कंडीशन चेक करता x इक्वल टू y, तो ये ट्रू रिटर्न करता। इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाए, x असाइन 10, y असाइन 5। अब मैं इन वेरिएबल्स के अंदर इस रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ पर printf फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसमें लिखूँगा %d, x इक्वल टू y। अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट 0 आ रहा है क्योंकि x में 10 है और y में 5 है और यहाँ पर कंडीशन लगी हुई है x इक्वल टू y, यानी कि क्या 10 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब भी कंडीशन फॉल्स होगी ये हमेशा 0 रिटर्न करेगा। अभी अगर मैं यहाँ पर मैं y की वैल्यू चेंज करके 10 कर दूँ और फिर मैं इसको रन करूँ तो ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है। x में 10 असाइन है, y में भी 10 असाइन है, तो x और y दोनों की वैल्यू ट्रू है, यानी कि 10, दोनों की वैल्यू 10 है, यानी कि ट्रू है। तो जब भी स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का क्या यूज़ है। तो सिंपली इसी प्रोग्राम में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट, और अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आउटपुट में 0 आएगा। x में है 10, y में है 10, और यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू y, यानी कि 10 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। 10 के बराबर क्यों नहीं है, तो इसने 0 रिटर्न कर दिया। अब हम ग्रेटर देन और लेस देन देखते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू कुछ चेंज कर देता हूँ। मैंने लिखा x में 5, मैंने लिखा x ग्रेटर देन y, यानी क्या 5 10 से बड़ा है, तो ये 0 रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, इसने 0 रिटर्न किया क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं हो सकता। ये कंडीशन फॉल्स है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। और अगर मैं इसको लिख दूं x लेस देन y, यानी कि 5 लेस देन 10, 5 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है।
और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूंगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि क्या 5 10 से बड़ा है या बराबर है। तो ये कंडीशन पूरी तरह से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 10 से बड़ा भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, 10 के बराबर भी नहीं है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न हुआ 0। अब मैं लिखता हूं x लेस देन इक्वल टू y, यानी कि क्या 5 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। 10 के बराबर तो नहीं है लेकिन 10 से छोटा जरूर है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें 1 रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमने रिलेशनल ऑपरेटर का बहुत इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं और ये प्रोग्रामिंग में किस तरह से वर्क करते हैं। इसको और आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, यानी कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यह कहना है कि अगर मेरी दोनों वैल्यूज, दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब यहां पर देखिए, x में यहां पर वैल्यू है ट्रू और y में वैल्यू है ट्रू, तो इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। तो ये एंड ऑपरेटर का रूल है, दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप यहां पर सेकंड में देखिए, x की वैल्यू है ट्रू, y की वैल्यू है फॉल्स, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। यहां पर देखिए, x की वैल्यू है फॉल्स, y की वैल्यू है ट्रू, फिर भी इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि x की वैल्यू तो फॉल्स है ना, और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स होगी ये फिर भी फॉल्स वैल्यू ही रिटर्न करेगा। यानी कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो कि एंड ऑपरेटर ये कहता है कि मेरे तमाम ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर ट्रू है तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेटर वो लॉजिकल एंड की तरह जिद्दी नहीं होता। आप इसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हो। और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर मेरे एक ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू है बाकी सब फॉल्स है फिर भी मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अब देखिए, x और y दोनों ही ट्रू है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहां पर x की वैल्यू है ट्रू और y की वैल्यू है फॉल्स, फिर भी इसने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि y की फॉल्स है लेकिन x की तो ट्रू है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। यहां पर x की वैल्यू फॉल्स है और y की वैल्यू ट्रू है, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि y की वैल्यू ट्रू है भले ही x की वैल्यू फॉल्स हो। और लास्ट में है x और y दोनों की वैल्यूज फॉल्स, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। यानी कि लॉजिकल और ऑपरेटर जो है वो तभी फॉल्स रिटर्न करेगा जब उसके दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू फॉल्स होगी। अगर इसके किसी एक ऑपरेंड की वैल्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। और लॉजिकल एंड ऑपरेटर ऐसा नहीं है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि मेरे दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू अगर ट्रू है तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अदरवाइज मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और अगर दोनों ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है, दोनों की फॉल्स, तब तो एंड और ये दोनों फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। आप इसको ऐसे समझो, यहां पर सबसे पहले x की वैल्यू है ट्रू तो नॉट x में आएगा फॉल्स, दूसरे में x की वैल्यू है ट्रू तो नॉट x में आएगा फॉल्स, तीसरे में है फॉल्स तो इसने रिटर्न किया ट्रू। अब यहां पर भी है फॉल्स, इसने फिर से रिटर्न किया ट्रू। यानी कि अगर वैल्यू ट्रू है तो नॉट ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा और अगर वैल्यू फॉल्स है तो नॉट ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर के कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं। मैंने यहाँ पर x की वैल्यू असाइन करवाई है 86 और y की वैल्यू असाइन करवाई है 0। अब मैं यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज करता हूँ, %d, मैंने यहाँ पर लिखा x एंड y। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसने 0 रिटर्न किया। अब ये 0 क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर ट्रू है 86 लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। और 0 आप इस तरह से याद रखिए कि 1 मतलब ट्रू रिटर्न करता है, 0 मतलब फॉल्स रिटर्न करता है। x की वैल्यू यहाँ पर 86 है लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेगा, तो x तो ट्रू रिटर्न कर देगा लेकिन ये y 0 रिटर्न करेगा। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर ये कहता है कि मुझे तो दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए, अगर एक ट्रू है तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा
और जब भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो हमें आउटपुट में 0 देखने को मिलेगा, और अगर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें आउटपुट में 1 देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर 0 को रिमूव कर देता हूँ और चेक करता हूँ 56 नंबर से। अब ये हमें 1 रिटर्न करेगा। यस, आप देख सकते हैं इसने हमें 1 रिटर्न किया। अब इसने हमें 1 रिटर्न इसलिए किया क्योंकि x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू भी ट्रू है, यानी दोनों में से कहीं पर भी फॉल्स नहीं है। और अगर दोनों वैल्यू भी ट्रू है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर को। लॉजिकल और ऑपरेटर ये कहता है कि अगर मेरी एक वैल्यू भी ट्रू है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, और जब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, इसने ट्रू रिटर्न किया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी एक वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ। मैंने y को फॉल्स कर दिया, लेकिन अब भी हमें आउटपुट में 1 ही मिलेगा, यानी कि ट्रू मिलेगा, क्योंकि एक कंडीशन भले ही फॉल्स है, दूसरी तो ट्रू है। अगर मैं इसमें दोनों कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमें 0 रिटर्न करेगा, यानी कि फॉल्स। तो इस तरह से लॉजिकल और ऑपरेटर वर्क करता है। अब हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है, आप देखिए x की वैल्यू है 0। अभी मैं अगर यहाँ पर x लिखूंगा और इसको रन करूंगा तो ये 0 यानी कि फॉल्स ही रिटर्न करेगा, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन अगर मैं नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूं और फिर इसको रन करूं तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा, 1। तो ये होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का बहुत इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 के बीच में बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करना चाहता हूं, तो देखो ये काम कैसे करता है। अब आप इसको ध्यान से समझना कि 2 बाइनरी में क्या होता है और 3 बाइनरी में क्या होता है। 0 बाइनरी में होता है 0 0, 1 बाइनरी में होता है 0 1, 2 बाइनरी में होता है 1 0 और 3 बाइनरी में होता है 1 1। तो यहाँ पर मैंने 2 और 3 के बीच में बिटवाइज ऑपरेटर लगाया है, मतलब इस तरह से ये परफॉर्म होगा 1 0 2 के लिए और 1 1 3 के लिए। तो यहाँ पर 0 और 1 का एंड क्या होगा, 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर में उसको हमेशा दोनों वैल्यू ट्रू चाहिए होती है। यहाँ पर 1 और 1 का एंड क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों ट्रू है। तो 2 बाइनरी के अंदर क्या होता है, 1 0, तो यही 1 0 हमें यहाँ पर मिला। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोग्राम में रन करके देखूंगा तो हमें आंसर मिलेगा 2। आप इसको फिर से एक बार समझिए। मैंने 2 और 3 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाया। 2 का बाइनरी होता है 1 0, 3 का बाइनरी होता है 1 1। तो 0 और 1 का एंड हमें मिलेगा 0, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें 1 मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 और 1 का एंड हमें मिलेगा 1। तो ये जो हमें बाइनरी नंबर मिला 10, यही बाइनरी नंबर 2 का है। तो अगर हम इसको प्रोग्राम में रन करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 2। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाए। वेरिएबल a में असाइन करवाया 2 और वेरिएबल b में असाइन करवाया 3। अब मैं printf फंक्शन का यूज करता हूँ और %d, a एंड b। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा 2। ठीक है, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया अच्छी तरह से तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 क्यों प्रिंट हुआ। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पर a एंड b की जगह पर a और b लिख दूं तो आउटपुट में 3 प्रिंट होगा। अब ये 3 क्यों यहाँ पर प्रिंट हुआ, इसको हम फिर से एक बार समझते हैं। पहले जो था a एंड b था, अब ये a और b है। तो अब हम देखते हैं 2 और 3। पहले हमने जो देखा था वो 2 एंड 3 था, अब है 2 और 3। और ऑपरेटर का रूल क्या है कि अगर दोनों में से एक भी ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर 0 और 1 है तो ये हमें रिटर्न करेगा 1, और फिर 1 और 1 का हमें भी रिटर्न करेगा 1। तो ये जो हमें मिला 1 1, ये किसका बाइनरी कोड है, 3 का, इसलिए हमें आंसर मिला 3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बिटवाइज ऑपरेटर को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए। आप बिटवाइज ऑपरेटर के टेबल में भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि x 0 और y 0 दोनों ही फॉल्स है, तो हमें एंड ऑपरेटर भी फॉल्स ही रिटर्न करके देगा। इसी तरह से x 0 और y 1 है, x एंड y तो दोनों अगर ट्रू होगी तभी हमें x एंड y ट्रू रिटर्न करके देगा। दोनों में से एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स यानी कि 0 ही रिटर्न करेगा। यहाँ पर है 1 1, x एंड y ने हमें रिटर्न किया ट्रू यानी कि 1। यहाँ पर भी एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स। इसी तरह से यहाँ पर x और y, x 0 y 0 दोनों ही फॉल्स है, इसने हमें रिटर्न किया फॉल्स यानी कि 0। x और y दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू हुई
तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रू है, ये भले ही फॉल्स है तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न किया क्योंकि y ट्रू है, x भी ट्रू है, और यहाँ पर भी इसने हमें ट्रू रिटर्न किया क्योंकि x ट्रू है भले ही y 0 है। अब हम देखते हैं एक्सक्लूसिव और ये किस तरह से वर्क करता है। ये आपको तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपकी वैल्यू एक ट्रू है और एक फॉल्स है। यानी कि यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अगर आपकी दोनों वैल्यू फॉल्स हुई या फिर आपकी दोनों वैल्यू ट्रू हुई तो ये हमें 0 रिटर्न कर देगा। यानी कि एक्स और ऑपरेटर का कहना यह है कि दोनों में से कोई एक वैल्यू ट्रू और एक फॉल्स होनी चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों ट्रू हुई तो ये 0 रिटर्न करेगा, अगर दोनों फॉल्स हुई तब भी ये 0 रिटर्न करेगा। तो ये है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर। ये क्या करते हैं, नंबर को पहले बिट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हम यूज कर ही रहे हैं। जब भी मैंने लिखा ए असाइन 1 ए असाइन 2 जो भी, तो ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसका यूज हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये वैल्यू असाइन कर देता है हमारे वेरिएबल में। अब सेकंड है एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पहले ऐड करेगा फिर असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा a प्लस इक्वल टू 1, तो पहले हमारे a की वैल्यू 1 थी और अब यहाँ पर 1 एक और ऐड हो गई तो अब a की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। फिर होता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर असाइन करेगा। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये भी उसी तरह से वर्क करता है। ये पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर असाइन करेगा, ये पहले डिवाइड करेगा फिर असाइन करेगा। जैसे जैसे हम आगे प्रोग्राम्स बनाएंगे इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ और मिसलेनियस ऑपरेटर है। इसमें सबसे पहले होता है साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल का साइज रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए। अगर मुझे देखना है कि वेरिएबल ए का साइज कितना है तो हमने पहले देखा था कि इंट हमेशा 2 बाइट्स रिटर्न करता है। अगर आप ओल्ड टर्बो सी आईडीई का यूज करते हो तो ये आपको रिटर्न करेगा 2 बाइट्स। लेकिन अगर आप कोई लेटेस्ट आईडीई यूज करते हो जैसे कि VS कोड है या फिर कोड ब्लॉक्स है और फिर आप साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करोगे उसके अंदर तो ये आपको रिटर्न करेगा 4 बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने लिखा है इंट ए और यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ का यूज किया है। %d के अंदर ए का साइज हमें दिखेगा। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पर 4 प्रिंट होगा क्योंकि कोड ब्लॉक्स के अंदर इंट ए ये 4 बाइट्स रिटर्न करता है। अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को टर्बो सी कंपाइलर में जो पुराना आईडीई है उसमें रन करता तो यहाँ पर हमें 4 की बजाय 2 रिजल्ट मिलता। अब यहाँ पर दूसरे जो ऑपरेटर्स है वो हम पॉइंटर के साथ देखेंगे, लेकिन ये जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये आप ऑलरेडी स्कैनएफ में देख चुके हो। अगर इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो इसको हम पॉइंटर वाले टॉपिक में कवर करेंगे। और ये है कंडीशनल एक्सप्रेशन यानी कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इसको हम इफ एल्स के साथ पढ़ेंगे। तो ये होते हैं हमारे मिसलेनियस ऑपरेटर्स। अगर आप जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो तो इसकी प्लेलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है और अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है। अभी इनमें वीडियोस और भी अपलोड होने बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।